नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं यूपीपीसीएस की मधुरशाला के अंतर्गत किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जाए और तैयारी के अंतर्गत क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर होने के साथ साथ आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए तो कौन कौन से रिसोर्स आपको नहीं रखने हैं, कौन से रखने हैं। तो इसका जो सिलेबस है एक बार हम लोग उसको ब्रीफिंग कर लेते हैं और फिर वन बाय वन करके चीज़ों को करेंगे। अगर मैंने आपको बताया थी जीएस के जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में 200 नंबर का क्या होता है, जीएस फर्स्ट होता है। अब 200 नंबर में क्या रोल होगा, 200 नंबर में आपको हिस्ट्री का पार्ट भी होगा और पॉलिटिक उसका सोसाइटी का पार्ट भी है और ज्योग्राफी का पार्ट भी है और स्पेशल यूपी का पार्ट भी है। 4 पार्टों से मिलकर बना है जीएस1। इस 4 पार्टों में क्या क्या सब्जेक्ट है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग वन वन कर लेते हैं और सबकी फिर इंडिविजुअली एक वीडियो आएगी, आप उसमें देखने बड़ा मजा आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, पहला पॉइंट यहाँ से क्या बनता है, जीएस1 में भारतीय संघ के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। देखो बड़ा लॉजिकल पॉइंट दिया, यानी इंडिया के कल्चर को आपको पढ़ना है कहां से, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। और उस प्राचीन काल से आधुनिक काल के कल्चर में कैसे कैसे व्यवस्थाएं थी इसकी संस्कृति की, कैसी कैसी आस्थाएं थी, कैसी कैसी प्रथाएं थी, कैसे कैसे कार्यक्रम थे, कैसे कैसे कह सकते हैं कि इसकी नीतियां थी। अगर ये सबको नहीं पता है तो फिर क्या होगा, यहां से आने वाले प्रश्नों को आप नहीं कर पाएंगे। इनके साथ तत्कालीन हालातों से चीजों को जोड़ना है भाई, वो चीजें जो अभी तक चली आ रही हैं उनका कैसा बंधन रहा है उनसे। साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में जो मुख्य पहलू है उनको शामिल करना पड़ेगा। यानी पहला ही पॉइंट, आपका पहला ही यूनिट क्या बना कि भारतीय संस्कृति को पढ़ना है। नंबर 2 पॉइंट लिखा कि 18वीं सदी के लगभग, यानी यहां से डिफाइन उसने कर दिया कि 18वीं सेंचुरी के आज मध्य से लेकर वर्तमान के समय तक जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं, विषय हैं, उनके बारे में जानना। अब देखो इसमें सेकेंड यूनिट में क्या करना है, 18वीं सदी के बाद जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं अभी तक हुई हैं, अब कौन सी घटनाएं होंगी, आजादी की घटनाएं हुई होंगी, कार्यक्रम हुए, रिफॉर्म हुए होंगे, अमेंडमेंट हुए होंगे, तो जितनी घटनाएं हैं वो अवगत करनी है यहां से। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरणों पर। देखो स्वतंत्रता के लिए मांग कैसे हमने स्टार्टिंग करना पड़ा, उसकी मांग करने के लिए कौन कौन से हमें गुजरना पड़ा, उन गुजरने के उपरांत हमने नीतियां कौन सी फॉलो करी, उन नीतियों से प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा। अगर ये इनसे सब चीजें आप आपस में नहीं जोड़ पाएंगे तो ये क्या स्कोर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यानी थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड यूनिट जो बन जाती है वो क्या बन जाती है कि स्वतंत्रता के संग्राम के जितने भी यहाँ पे पहलू हैं उन सबको क्या करना है, इसके साथ जोड़ना है, इनके महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्रता के पश्चात। अब देखो फोर्थ यूनिट क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस के जितने भी हैं देश के अंदर का जो एकीकरण है, पुनर्गठन है, उसमें कैसे हुआ। जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद समस्या हमारे पास ये बनी कि जितनी भी रियासतें उनको कैसे एकीकरण किया जाए। अब हर राजा बनना चाहेगा कि हम बने पीएम, हम बने पीएम, तो उनको इकट्ठा करने के लिए कैसे किसने भूमिका अदा करी, कैसे किया गया, उससे प्रभाव क्या पड़े, क्या सकारात्मक लाभ हुए, क्या नकारात्मक लाभ हुए, उसके सकारात्मक लाभ होने से क्या आगे चेंजिंग हुआ, ये सारे पॉइंट यहाँ से इसमें बन जाएगा। आगे चल लेते हैं, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ समझते चलिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिफ्थ जो पॉइंट है। देखो विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी के और बाद की घटनाओं का औद्योगिक क्रांति और विश्व की जो युद्ध की क्रांति हैं, इनका सीमांकन या उपनिवेशवाद के लिए समाप्ति कैसे कैसे की गई। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहां से दिया है। अब देखो यहां से इस पॉइंट को बड़े ध्यान समझना है कि 18वीं सदी के बाद जितने भी वर्ल्ड स्तर पर जो चेंजिंग हुए हैं तो उन चेंजिंगों के अंतर्गत किसका कितना रोल रहा और रोल होने के बाद प्रभावित वर्ग कौन सा हुआ, लाभान्वित वर्ग कौन सा हुआ। अगर ये आप इसको समझेंगे तो लेखन शैली आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आगे चलते हैं, जैसे अगला पॉइंट भारतीय समाज की विशेषताएं। देखिए जो इंडियन सोसाइटी है इसकी विशेषताएं, जैसे किसकी, भारत, आप सब जानते हैं कि भारत जो है डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। इस विशेषताओं में हर आदमी कल्चरल है अपने आप में, हर घर की अपनी एक संस्कृति होती है, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, हर परिवार की एक संस्कृति होती है, हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, हर जिले की अपनी एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए आपको अवगत कराना है कि भारतीय समाज की क्या क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, उन पर चर्चा करनी थी। अभी समझेंगे इनके भी आपस में क्या होंगे, एस्पेक्ट बनेंगे, देखना। अब जैसे महिलाओं की भूमिका क्या रही है, महिला संगठन कौन कौन से भी तो बने और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, जनसंख्या स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ा है, उनके जितने भी संबंधित मुद्दे हैं या गरीबी और यहाँ से जो विकासात्मक मुद्दे हैं या शहरीकरण के मुद्दे हैं या उनकी समस्याएं हैं, उनके जितने भी पॉइंट बनता है इस यूनिट्स को लेकर, महिलाओं को लेकर, वो सारे इस पॉइंट में इकट्ठे करने हैं। देन भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा देखिएगा।
आप सब जानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, एलपीजी से हम लोग कह सकते हैं 991 में आया, तो इससे भारत समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। एक छोटी सी बात को समझिएगा, जब देश प्रगति करेगा तो प्रगति करने के बाद साथ साथ कुछ ना कुछ निगेटिविटी भी दिमाग में आ जाएगी। तकनीकी के इंप्लीमेंट होने से, तकनीकी पूरे देश में ना फैलने से कहीं ना कहीं लोग वंचित भी रह रहे हैं। तो यहां से क्या इस पे प्रभाव पड़ा, और प्रभाव की पूरी ढांचा किस किस वर्ग पे प्रभाव पड़ा, महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारे डायमेंशन बन जाएंगे। इनको सबको पढ़ेंगे वन बाय वन करके हम लोग। देन आगे सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, यानी कैसे सोशल इंपावरमेंट कैसे हुआ, देन संप्रदायवाद कैसे बढ़ा, क्षेत्रवाद कैसे बढ़ा, धर्मनिरपेक्षता कैसे बढ़ी, इनके जितने भी एस्पेक्ट हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे क्षेत्रवाद क्या है, आप समझ सकते हैं कि एक गांव से, एक घर से क्षेत्रवाद पनप जाता है, तो क्षेत्रवाद पनपने से क्या प्रभाव होता है, क्षेत्रवाद होता क्या है, क्षेत्रवाद से उड़ने वाली समस्याएं कैसी है, इसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं, हाल ही में तत्कालीन मुद्दे कौन कौन से क्षेत्रवाद को लेते हुए, इन सबको करंट के साथ क्या करना है, आपस में जोड़ना है, जो GS1 में आपको सिखाएगा। आगे चलते हैं, विश्व की भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बता रहा है आपसे कि फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी। आगे विश्व भर के मुख्य जो प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका वितरण कैसे करना, नॉर्मल पॉइंट है। आगे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, जितने भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट वाली समस्याएं हैं, उस महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानना है कि आती कैसे हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, क्या रीजन है आने का, इनको कैसे कैसे हम लोग ठीक तरीके से जान सकते हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में इनको जानना, उनको तत्कालीन हालातों से लिखना। जिस चक्रवात की बात करेंगे तो हाल ही में चक्रवात के आने से क्या प्रभावित हुआ है, या इसको कैसे हम लोग संयम तरीके से चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, या आपदा आने के बाद कैसे उससे निकला जाता है, कौन कौन से चरण होते हैं, सारी जानकारी आप उसको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं, भारत के समुद्री संसाधन जितने भी हैं उनकी क्षमता, यानी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं पाते हैं हम लोग, तो उनकी क्या क्षमता है। आगे चलते हैं, मानव प्रवाह भारत में ध्यान देने के लिए विश्व की शरणार्थी समस्या देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा सीमांत क्या है, जनसंख्या, उनकी बस्तियों के प्रकार, उनके पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, ये सब बेसिकली करंट के अफेयर की बातें यूपी को लेते हुए, है ना। अब शहरीकरण क्या है, शहरीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ा है, शहरीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ने के साथ जनता पे क्या प्रभाव पड़ा है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर उसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये सब चीजें यहाँ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट ज्ञान, जैसे इतिहास के बारे में, यूपी के बारे में आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है, यूपी का इतिहास भी जानना है, यूपी का कल्चर भी जानना है, यूपी की कला भी जानना है, यूपी की वास्तुकला भी जाननी है, यूपी के त्योहार के बारे में जानना है, लोक नृत्य भी जानना है, यूपी की क्षेत्रीय भाषाओं में जानना है, यूपी की जो विरासतें हैं जो उनको भी जानना है, हेरिटेज वगैरह को, भारत की रीति रिवाज जितने भी हैं यूपी के उनको भी जानना है। तो यानी ये यूपी का एक आंकड़ा है जहां पे यूपी के प्रश्न को भी रखा गया है। तो ये पैटर्न अगर हम आपको देखें तो लगभग 4 चीजों से मिलके बन जाता है GS1। अगर आप बात करें हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री आप जान चुके हैं, कल्चर, नंबर 2 सोसाइटी के साथ, नंबर 3 ज्योग्राफी के साथ, और नंबर 4 क्या बन जाता है यहाँ से, यूपी स्पेशल के बारे में ये पूछ लेता है जो ऊपर पूछी गई बातें हैं। यानी कुल मिला के 200 प्रश्न, 200 नंबर का यहाँ से GS1 इन सारे सिलेबस से आता। अगर आप 1 बाय 1 करके चीजों को रेडी करें तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत आराम से दिमाग में सेटल्ड हो जाएंगे, उसके अनुकूल हम लोग तैयारी कर पाएंगे। अब इन सब के लिए अगर हम लोग ये देखें कि इन सब के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट आपके दिमाग में आए, इन सब के लिए आपके पास रिसोर्स क्या होना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती। तो ये वाली कहानी आगे हम लोग आगे चलते हैं। अगर GS2 की बात करें, देखो GS2 भी 200 ही नंबर का आएगा। अब 200 नंबर में क्या होगा, इसमें इंडियन पॉलिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, गवर्नेंस होगा और IR होगा, ये सब मिला के तो ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो इसमें भारत संविधान को पढ़ना है, संविधान का ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे संविधान बना, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान कैसे कैसे चेंजिंग किए गए, इसके बारे में जानना है। फिर केंद्र राज्य के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य होते हैं, उनका कौन कौन सा उत्तरदायित्व होता है, संघीय ढांचे के संबंध में कुछ विशेषताएं कौन सी, हमारा संसदीय ढांचा है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं और क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में। विभिन्न घटकों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, मतलब जो डिवाइड किए गए हैं शक्तियां, आप जानते होंगे जो कर को लेके बहुत सारी शक्ति कन्वर्ट कर रखी हैं, उसमें क्या है, उसके विवाद के निपटारे करने के लिए क्या है, कुछ संस्थान हम लोगों ने स्थापित कर रखे हैं, उनके बारे में जानना है। फिर भारतीय संविधान की जो अन्य देशों के साथ जो योजना है उनके साथ देशों के साथ तुलना करनी है, जैसे अमेरिका के साथ या अपने साथ। बाकी संसद राज्य की जो मंडल है उसके बारे में जानना है कि संरचना क्या होती है, उसके कार्य कौन कौन से होते हैं, कार्य संकलन कौन कौन कैसे करता है, क्या उसकी पावर्स हैं, क्या उसकी विशेषाधिकार हैं, या उनसे उत्पन्न होने वाले विषय जितने भी हैं, ये समस्याएं समझ लो, निस्तारण समझ लो, वो सारे इसमें पॉइंट में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, यहां से
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है, यानी जो हमारे पास जो जुडिशरी है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन उसको संगठन करता है, क्या उसके कार्य हैं, सरकार के लिए मंत्रालय, बाकी जितनी भी बातें हैं एक लेते हुए इस न्यायपालिका को सारी बातें हैं, औपचारिक चीजें आ जाएंगी। यानी ये पूरा पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आगे चले, जनप्रतिनिधि अधिनियम की क्या विशेषताएं देखिए, एक एक करके आप देखिएगा। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त करने के जितने भी निकाय हैं, जो हमारे पास कमीशन वगैरह हैं, उन पे कैसे कैसे नियुक्त करते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य करने के बाद वर्तमान में कैसे कैसे हालात पैदा हो रहे हैं, या उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बात करते हैं संवैधानिक विनियामक जितने भी निकाय हैं, जो अर्ध निकाय। अब तुमसे कोई पूछे कि वित्त आयोग के बारे में अगर कोई चर्चा कर रहा है तो वित्त आयोग के बारे में लिखना पड़ेगा कि वित्त आयोग के बारे में आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिएगा। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि निकाय कैसा है, उसके आधार पर उसकी पावर्स को, उसकी शक्तियों को, उसके कार्य को आपको लिखना पड़ेगा। आगे चले, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और विकास को लेके हुए या किस चीज को लेते उनको पढ़ना पड़ेगा, या विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, अब प्रक्रियाएं कौन बनाएगा, गवर्नेंस बनाएगी, गवर्नेंस कैसे कैसे बनाएगी, ये सब बातें यहाँ आ जाएंगी इस पॉइंट में। आगे, केंद्र राज्य के बीच में जो जनसंख्या के लेके संबंधित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी यहाँ वर्तमान में कैसी कैसी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं से कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं, लाभान्वित होने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हो पा रहा है, ये सारी बातें आप इसमें जान पाएंगे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे प्रबंधन से लेकर चाहे उसके स्टार्टिंग तक वो कैसे कैसे होते हैं, ये तत्कालीन हालातों में कैसे मुद्दे निकल के आए हुए हैं, ये सारी चीजें आप GS2 के इस पॉइंट में पढ़ सकते हैं। आगे बात करें, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर संबंधित जितने भी विषय हैं, क्या क्या, आप गरीबी को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि पढ़ना है, तो पहले पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी को मापते कैसे हैं, पॉवर्टी को मापने के बाद पॉवर्टी को परिभाषित कैसे किया गया है, पॉवर्टी के टाइप्स कितने हैं, है ना, ये सब जानने के बाद उसके बाद अब जानना है कि पॉवर्टी कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसे करने के लिए हाल ही में 1950 के कितनी योजना चला चुके हैं, कौन कौन से चलाए हैं जहां से लाभान्वित वर्ग हुआ है, तो ये सारी बातें इसमें आप पढ़ेंगे। हाल ही में क्या ऐसे चलाया गया है, नहीं चलाया गया, ये भी इसमें करंट का मुद्दा जुड़ जाएगा। आगे से बात करते हैं हमारे पास गुड गवर्नेंस की, शासन की व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही है, तो उसके लिए ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल कैसे, मतलब एक प्रकार से गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होना चाहिए, ये सारी मूलभूत बातें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, यानी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जो हमारे सिविल सेवक उनकी क्या क्या भूमिका होती है, कौन कौन से वो कार्य करते हैं, ये सारी बातें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इट मीन्स, मतलब मेरा मानना यही है कि अगर किसी टॉपिक को 1 बाई 1 करके चीजों को सजाया जाए, और जब 1 बाई 1 करके सजाया जाएगा तो क्या होगा, वहां से चीजें जो निकलेंगी वो स्टेप बाय स्टेप। अब मेरा यही मानना है कि यदि जो सिलेबस है GS2 का, अगर इसमें मान लीजिएगा 20 यूनिट है, और 20 यूनिट से पहली यूनिट को कहां से पढ़ना है ये आपको मिल जाए, कैसे पढ़ना है ये मिल जाए आपको, और किस तरीके से उसके नोट्स को समराइज वे में या अपने कंठस्थ दिमाग में इकट्ठा करना है ये चल जाए पता। तो अभी तो है नहीं कि यहां से इस GS2 में पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी से प्रश्न आ जाएंगे, बट कुछ चीजें लिंक करनी पड़ेंगी, हर चीज आपस में लिंक है। अगर मान लो संवैधानिक विकास की तुम बात कर रहे हो, कोई अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट क्या है, आप ये मान के चले संशोधन के अंतर्गत या कोई एक्ट वगैरह है, उस एक्ट के अंतर्गत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी छुपा हुआ है, उसमें ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड भी छुपा हुआ है, उसमें इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी छुपा हुआ है, उसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी छुपा हुआ है, उसमें धार्मिक बैकग्राउंड भी छुपा हुआ है। तो यानी उन चीजों को अगर आप जहां जहां इंप्लीमेंट करना है वो बेहतर तरीके से आ जाए तो आप उसको आराम से वहां सजा सकते हैं, यानी क्वेश्चन की डिमांड आपको समझना पड़ेगा। तो ये GS2 का क्या है, एक आधार है। इस सिलेबस को आप दिमाग में कंठस्थ करना पड़ेगा, जब कंठस्थ कर लेंगे तो निकल के आपके दिमाग में आ जाएगी। GS3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो GS3 आप देख पाते होंगे तो इकोनॉमी से मिलकर बना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से मिलकर बना होता है, पर्यावरण से मिलकर बना होता है, पारिस्थितिकी होता है इसमें, है ना, जैव विविधता, जैसे हम लोग आगे इसके कुछ टॉपिक्स हैं, और उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी होता है, इसमें साइंस का पार्ट होता है, तो ये आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो ये 6-7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, इसमें कितना कितना रोल होता है एक एक करके हम सब पे चर्चा करेंगे आगे। आज हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि GS के 3 पार्ट में ये पूरा एक सिलेबस है, इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, इन सब पे हम लोग डिस्कशन 1 बाई 1 करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक एक पे चर्चा करेंगे हम एक एक वीडियो में। तो ये कुछ GS के 3 के जो टॉपिक्स हैं जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गए हैं कि भारत में आर्थिक योजना, इसका उद्देश्य क्या है, उपलब्धियां क्या है, नीति आयोग की भूमिका क्या है, या सतत विकास के लिए हम लोगों ने कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, वो कितने प्राप्त किए हैं, अभी कितने करने बाकी हैं, ये कब तक करना पड़ेगा, उसके लिए हम कौन सा संसाधन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं दोस्तों। आगे बात करें गरीब, रोजगारी और सामाजिक न्याय और समावेश के जितने मुद्दे हैं ये सारे इकोनॉमिकल का ही पार्ट है, इसमें आ जाएगा। सरकार बजट घोषित करती है, बजट का क्या प्रारूप होता है, बजट के घटक कौन
कौन से होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। जो इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है, जो मुख्य फसलें हैं, वो सारी बातें इसमें पैटर्न क्या से सिंचाई होती है ना, ये सब आ जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि की सहायता करने के लिए जो एमएसपी है उसका क्या रोल रहता है, जितने भी इसके मुद्दे हैं, जो सुधार कैसे करें, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे उसका वितरण करते हैं, क्या इसका बफर स्टॉक क्या होता है, या खाद्य सुरक्षा एक्ट क्या होता है, नहीं फूड सिक्योरिटी क्या होता है, बाकी जो विषय हैं प्रौद्योगिकी के मिशन के जो ये विषय आ जाते हैं। इट मीन्स मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमी, राष्ट्र मैनेजमेंट और बाकी कह सकते हैं साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब से मिलकर GS3 बन जाता है। ये भी GS3 कितने का आता है, 200 ही नंबर का आता है। अब 200 ही नंबर का जो अगर ये आएगा तो इसमें भी आपको ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी का कितना वेटेज रहता है ना, इन्वायरमेंटल कितना वेटेज रहता है, साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट कितना वेटेज रहता है। अगर ये आपको वेटेज चलेगा पता, उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप लोग कर पाओगे। क्लियर? तो ये कुछ सिलेबस है इसका। तो मेरा यही मानना है कि सभी लोग आप अपने सिलेबस को इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज पढ़नी है बुनियादी ढांचा, तो इस ढांचे में पहले ऊर्जा को पढ़िएगा, तो ऊर्जा के सारे एस्पेक्ट पढ़िएगा, है ना, बंदरगाह के एस्पेक्ट पढ़िएगा, है ना, ये सब चीजें, ये पूरा ही GS3 का एक मुद्दा है। उसके बाद चलते हैं यहाँ से GS4 की तरफ। आप सब जानते हैं GS4 जो है वो थ्योरी और एक केस स्टडी से मिलकर बना होता है। तो 200 ही नंबर का GS4 होता है। 200 नंबर में 100 नंबर की थ्योरी होती है, 100 नंबर का केस स्टडी होती है। अब केस स्टडी क्या है, आपके मानसिक विकास को परखती है। और सिद्धांत जो है, कहना कि जो पूर्वज हैं, जो उनके जो विचार थे, उनकी जो अवधारणाएं थी, उनकी जो थीम थी या दिमाग की जो उपज थी, उनका क्या है, एक वितरण है। क्या महिलाओं के एस्पेक्ट में किसके क्या विचार थे, विकास को लेके क्या किसके विचार थे, ग्रामीणों के विकास को लेकर किसके विचार थे, ये सारे क्या करना है, पूरे थ्योरी को पढ़ना है। और थ्योरी को दोनों को मिला के क्या बनेगा, GS4 बन जाएगा। तो यही इसमें टॉपिक है, नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध के अंतर्गत क्या होता है। अब नीति शास्त्र क्या है, देखिएगा इसके कौन कौन से परिणाम निकल के आते हैं। महान नेताओं, सुधारकों के जो प्रशासकों के जीवन पर उनके जो उपदेश हैं, वो शिक्षा के लिए कैसे उपदेश हैं, उनके मूल्य क्या थे, उनके परिवार, समाज, संस्थान के लिए क्या भूमिका थी। यही एक सिलेबस है पूरा। इट मीन्स मेरा मानना यह है कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, आप 1 by 1 का चीजों को समझो। अब जैसे आपके दिमाग में एक फिल्म बन पा रही हो कि UPPCS की क्या करनी है, एक फिल्म बनानी है, और फिल्म को सजाना है दिमाग में। और फिल्म जब सजेगी, जब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी होगी। क्लियरिटी कब होगी, हमें ये चीज वहां से पढ़नी है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे GS का 1 पेपर पढ़ रहे हो, GS का 1 पेपर तुम कवर कर रहे हो, तो GS के 1 पेपर कवर करने के साथ आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यार मुझे जो ये सब चीजें हैं कहाँ से रेडी करनी। मान लो सोसाइटी तुम रेडी कर रहे हो, तो सोसाइटी के रेडी करने से पहले ये जानो कि सोसाइटी का वेटेज लगभग 70 से 80 नंबर का रहता है। अब 200 में से 70 से 80 नंबर का सोसाइटी आ रहा हो, तो उसमें ये मान के चलिएगा कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होंगे। एक तो छोटे लघु उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे। लघु छोटे वाले होंगे, दीर्घ बड़े वाले होंगे। अब उसमें आपको ये जानना पड़ेगा, सोसाइटी के पढ़ने के लिए पहले मुझे बेस को क्लियर करना है। बेस क्लियर कहाँ से होगा, NCERT से हो जाएगा। सेकेंडरी आपको उसके बाद बेस क्लियर करने के बाद उसको फिर थोड़ा एडवांस पढ़ना है। एडवांस कहाँ से पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ना है। उसके बाद इसके टेस्ट लगाना है। 3 चरणों में मिला के तैयारी का एक ढांचा तैयार करना है। तो अब इसका ये सब जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस मतलब सोसाइटी का सिलेबस क्या है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें लगभग मुश्किल से 8 से 10 टॉपिक मिलेंगे। तो 8 से 10 टॉपिक की बातों को ही दिमाग में रखना है, बाकी चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। तो इस तरीके से तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नई सेगमेंट के साथ, नई वीडियो के साथ, जिसमें जानेंगे पूरे PCS की अवधारणा को जानेंगे कि PCS के अंतर्गत हमें स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे करनी चाहिए। आज मैंने आपको डिस्कशन सिर्फ इतना करा कि PCS कितने चरणों से होता है, कितने कितने नंबरों का होता है, उसमें सिलेबस क्या क्या दिया गया है। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, मेरा मानना है कि सिलेबस जो है उनके यहाँ होना चाहिए। यहाँ तो बाकी बातें रखी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक आप इन सब चीज़ों को, सिलेबस को लीजिएगा और सिलेबस को 1 by 1 करके सजाइएगा और उस पर लिखो कि इसे मुझे वहाँ से रेडी करना है और इसको ऐसे करना है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। यही समस्या है। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, डायरेक्शन अच्छी हो जाएगी, लाइन अच्छी मिलेगी, स्ट्रेटेजी अच्छी हो जाएगी। जब आपको टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी भी बेकार हो जाएगी, लाइन में अच्छी नहीं मिलेगी, डायरेक्शन भटक जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।